बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़म सवाती की ज़मानत हो गई लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो सकी। इधर देख लें कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास 2 दिन के बाद फिर हुआ है। इसमें क्या बात हुई है, इसके अलावा हम बात करेंगे वो लोग जो इज़्ज़तों के रखवाले होने के दावेदार हैं वही इज़्ज़तों के सौदागर बन गए। हालांकि ये पहले भी इज़्ज़तों के सौदागर थे, लेकिन उन्होंने एक ड्रामा रचाया हुआ था, एक लबादा पहना हुआ था जो कभी इनके चेहरे पर हमेशा के लिए नहीं रहा, उतरता रहा है और अब एक बार फिर बड़े बुरे तरीके से इनके चेहरे से उतर गया है। पाकिस्तान के सियासी कल्चर में ये होता रहा है जिसकी कतई तौर पर हमायत नहीं की जा सकती कि इज़्ज़तें उछाली जाती हैं, मुखालफों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं। ये सिलसिला किसने शुरू किया था? ये सिलसिला पाकिस्तान के क़याम के बाद से ही शुरू हो गया था। अयूब खान के दौर में क्या कुछ होता रहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में क्या कुछ होता रहा, मुखालफिन को किस तरह से गिरफ़्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा और इस सिलसिले को फिर अरूज पर पहुंचाने वाले कौन थे? मुस्लिम लीग नून वाले थे। मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में बाकायदा तौर पर मुखालफिन की पगड़ियाँ उछालने के लिए, इज़्ज़तें उछालने के लिए क्या कुछ होता था, वो उसकी एक बड़ी भयानक और सबसे बड़ी मिसाल बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो की तस्वीर हैं जो फ़ोटोशॉप करके बनवाई गई थी, नंगी तस्वीर बनवाई गई और उनको जहाज़ों के ज़रिए फेंकवाया गया। ये सिलसिला मुस्लिम लीग नून की तरफ से शुरू किया गया जो अब तक नहीं रुक सका। ये दावा करते हैं कि हम इज़्ज़तों के रखवाले हैं, लेकिन ये इज़्ज़तों के किस तरीके से सौदागर साबित हुए हैं, एक तो बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से हमने बात की है और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही जिन्होंने कभी भी ख़वातीन के हवाले से मनफी सियासत नहीं की। आप परवेज़ इलाही के हवाले से बहुत सी बातें कर सकते हैं, इनकी करप्शन की बात कर सकते हैं, इनकी बेज़ाब्तियों की बात कर सकते हैं और भी बहुत सी बातें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ख़वातीन की इज़्ज़तों का तल्लुक़ है, गैरत का तल्लुक़ है, चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से कभी ऐसा नहीं किया गया। दूसरी दफ़ा वो वज़ीर आला बने हैं, इसके अलावा भी वो ताकत में रहे हैं, लेकिन इनके साथ मुस्लिम लीग नून वाले अब क्या कर रहे हैं? इनकी एक अहलिया का नाम सायरा अनवर है। सायरा अनवर के हवाले से इन्होंने करप्शन के कुछ मामला सामने लाने की कोशिश की है और तीसरी बार उनको FIA में तलब किया गया है। ये सारा का सारा सिलसिला क्या है? कहते हैं कि उन्होंने बड़ी जायदाद बना ली है, बड़े जेवरात बना लिए हैं, बहुत कुछ किया है करप्शन के हवाले से। फ़राज शहज़ादी के नाम के साथ उनका भी नाम मुस्लिम लीग नून के हलकों की तरफ से लिया जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये लोग मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले और इनके हामी इत्तेहादी किस हद तक गुजर चुके हैं कि ख़वातीन के हवाले से ये मुकदमात बना रहे हैं। और फिर बात यह है कि ये खबर शाया हुई है लेकिन किसी एक ने भी चौधरी परवेज़ इलाही का नाम नहीं लिया। सब अखबारात ने, सब चैनल्स ने, सब ने यही कहा है कि पंजाब की एक ताकतवर तरीन शख्स की अहलिया, उनकी तीसरी बीवी, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उन्होंने इस तरीके से करप्शन की है, इतनी करप्शन की है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून वाले किस हद तक गिर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से। तीसरे दिन इनको फिर ख्वाब आ गई, एक और इजलास तलब कर लिया। ख़ुसूसी तौर पर इस इजलास में बात की गई है पाकिस्तान की ज़बूं हाल मईशत के हवाले से और इसके साथ साथ बात की गई है दहशतगर्दी के हवाले से। पाकिस्तान की मईशत क्यों ज़बूं हाल हुई, क्यों पस्ती में चली गई? सिर्फ इन इम्पोर्टेड को लाने की वजह से पाकिस्तान की मईशत इस तरीके से तबाह हुई है। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है, उसमें कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर जो लोग पाकिस्तान की मईशत डूबने के हवाले से बात करेंगे उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। तो जनाब अली फिर सोशल मीडिया वाले, रेगुलर मीडिया को आपने मैनेज कर लिया है। सोशल मीडिया वो बात कर रहा है जो सच्ची बात है, हक़ की बात है। तो पाकिस्तान की मईशत डूबी नहीं तो और फिर क्या हुआ है? आप क्या चाहते हैं कि हम लोग दुनिया को ये बताएं कि पाकिस्तान में 2 रुपए की रोटी हो गई है, 10 रुपए की 2 रोटियां हैं और आटा फ्री है? क्योंकि जब आप 2 रुपए की रोटी देंगे तो फिर आटा तो फ्री होगा। वो इसलिए कि 2 रुपए आपकी रोटी की लागत हो जाती है, आटा फिर फ्री है। तो क्या ये खबरें चला दी जाएं और फिर ये कह दिया जाए कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये लीटर हो गई हैं? क्योंकि पाकिस्तान में यकीनी तौर पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये लीटर हो सकती है, क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें इंतहाई ज़्यादा कम हुई हैं और हो रही हैं। लेकिन इसहाक डार साहब, जिनको डॉलरों की बीमारी है, डॉलर बढ़ाना चाहते हैं, डॉलर इनके हाथों से निकल रहा है, उन्होंने जाली तौर पर कह दिया कि पेट्रोलियम की कीमतें दुनिया में आलमी मंडी में ज़्यादा हुई हैं।
सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अगर हम ये कहें कि इस हुकूमत ने पेट्रोल 100 रुपये लीटर कर दिया है तो आलमी मंडी को देखते हुए ये इतने में पेट्रोल बेच सकते हैं। जब ये चाहते हैं कि मईशत के हवाले से कोई ऐसी बात न की जाए जो ये कहेगा कि पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, फिर मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले क्या बात करें? यही बात करें जो हमने कह दी है। पाकिस्तान के रिजर्व कितने रह गए हैं? $5 बिलियन, और इसके मुकाबले में भारत के कितने हैं? $550 बिलियन। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत किस तरीके से डूबी है। तो क्या हम ये कहें कि $5 अरब पाकिस्तान के पास मौजूद हैं? $5 अरब के आप रुपए बनाने चले जाएं तो कितने खरब बन जाते हैं। तो सोशल मीडिया वाले दुनिया को ये दिखाएं कि ये देख लें कि गिलास भरा हुआ है। खाली गिलास को रख दिया जाए तो आप उसको कहें भरा हुआ है, कौन मानेगा? यही हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत यही कुछ करवाना चाहती है। और फिर दहशतगर्दी के हवाले से भी इन लोगों की तरफ से बात की गई है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में दहशतगर्दी का पाकिस्तान से तकरीबन ख़ात्मा हो चुका था कि इम्पोर्टर्स को लाया गया, इन्होंने मईशत डुबो दी और फिर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी आ गई। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कहा गया है कि किसी गैर मुल्की को पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो क्या इनसे पूछ के दहशतगर्दों ने जो कुछ करना है वो करना है, या किसी मुल्क ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से इनसे इजाज़त लेनी है? इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किस तरह के, कितने अहल हैं, कितने काबिल हैं। और फिर ये भी कहा गया है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल यकीनी बनाया जाएगा। बिल्कुल यकीनी बनाया जाना चाहिए। उसमें एक शर्त दहशतगर्दों के सहूलतकारों का अरसा या तंग करने और उनके साथ आईनी हाथों से निमटने की भी शिक थी, कानून था, लेकिन उसके ऊपर क्या अमल हुआ? मैं नहीं समझता कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों पर आईनी हाथ कभी भी डाला गया है, ना उस वक्त डाला गया था, ना अब डाला जा रहा है। जब तक आप दहशतगर्दों के सहूलतकारों से नहीं निमट लेते, उन पर आईनी हाथ नहीं डालते, उन पर गिरफ्त नहीं करते, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नामुमकिन है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए सबसे पहले दहशतगर्दों के सहूलतकारों को पकड़ा जाए। उनकी सहूलत के बगैर, उनके किरदार के बगैर पाकिस्तान में कतई तौर पर दहशतगर्दी नहीं हो सकती। और आप लोगों ने दहशतगर्दों के सहूलतकारों को अपने साथ काबीना में बिठाया हुआ है, तो कैसे दहशतगर्दी का खात्मा हो सकता है? मौलाना फजलुर रहमान को पकड़ें, 1000 दहशतगर्द आपके सामने आ जाएंगे जो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के ज़रिए आते हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। और फिर लाल मस्जिद वाले मौलाना अजीज़, उन्होंने क्या कुछ कहा था? क्या किसी ने उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया है? उससे बड़ा दहशतगर्दों का सहूलतकार कौन हो सकता है? नेशनल एक्शन प्लान की रूह के मुताबिक अगर आप अमल करेंगे तो पाकिस्तान में अब भी दहशतगर्दी का खात्मा हो सकता है। और फिर ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहाँ से आई, कैसे आ गई। इम्पोर्टेड हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान की मईशत डूबी है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई है। सबसे पहले अगर आपने दहशतगर्दी का खात्मा करना है, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाना है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास बुलाने वाले लोग, इनको फारग करना होगा। जनरल बाजवा साहब इनको लेके आए थे, जनरल बाजवा साहब चले गए, लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त तक सफाया नहीं हो सकता। पाकिस्तान में उस वक्त तक दहशतगर्दों का सफाया नहीं हो सकता। पाकिस्तान में उस वक्त तक मईशत मजबूत नहीं हो सकती जब तक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बाकियात बैठी हुई हैं, हुकूमत में बैठी हुई हैं और अदारों में बैठी हुई हैं। अदारों में भी जनरल बाजवा साहब के लगाए हुए लोग बैठे हुए हैं। जब तक ये लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान से ना तो दहशतगर्दी का खात्मा हो सकता है और ना ही पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो सकती है। इसको जनरल आसिम मुनीर साहब यकीनी बना लें कि इनको रुखसत किए बगैर पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। और उसके लिए बेहतरीन हाल यही है कि पाकिस्तान में जितना जल्द मुमकिन हो सकता है इंतखाबात का इनकाद करवा दिया जाए, जिस तरीके से इमरान खान चाहते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज़म सवाती के हवाले से। आज़म सवाती की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अमर फारूक की तरफ से ज़मानत ले ली गई। ज़मानत किन हालात में ली गई? उनकी तरफ से कहा गया था कि मुझे जस्टिस अमर फारूक पर बिल्कुल ही एतमाद नहीं है, ये मेरी ज़मानत का केस ना सुने।
इस पर जस्टिस उमर फारूक साहब की तरफ से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। कहा गया कि ठीक है, फिर अगर मैंने ये केस नहीं सुना तो हमारे जज साहिबान छुट्टियों पर हैं, 1 हफ्ते के बाद आएंगे, 1 हफ्ते के बाद केस को लगा लेते हैं। लेकिन आज़म स्वाति के वकला की तरफ से कहा गया कि हम अपने क्लाइंट से पूछ लेते हैं, उनके बेटे से पूछ लेते हैं। उनके बेटे से पूछा गया तो उन्होंने फिर अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। जस्टिस उमर फारूक साहब की तरफ से उस केस को सुना गया और उन्होंने आज़म स्वाति की ज़मानत मंजूर कर ली। लेकिन आज़म स्वाति की ज़मानत मंजूर होने के बावजूद उनकी उस रोज़ रिहाई नहीं हो सकी, क्योंकि कहा गया कि अभी तक तहरीरी फैसला नहीं आया। जस्टिस उमर फारूक साहब क्या उन लोगों के साथ मिल गए हैं, उन अनासर के साथ मिल गए हैं जो चाहते हैं कि आज़म स्वाति को उनके आखिरी सांस तक अजियत में मुब्तला रखा जाए, जब तक वो जेल में हैं कम से कम उस वक्त तक वो सुकून का सांस ना ले सकें, और उनको जब तक मुमकिन है जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए। क्या इसी वजह से जस्टिस उमर फारूक साहब की तरफ से तहरीरी फ़ैसला फौरी तौर पर नहीं दिया गया था? क्यों नहीं दिया गया था? एक बंदा जिसकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है उसको जेल से बाहर आने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन आपने एक सुकम छोड़ दिया। उस वजह से उस शख्स को 1 दिन और 1 रात मज़ीद अज़ियत से गुजरना पड़ा। आज़म स्वाति की तरफ से जिस तरह से ये ख़त लिखा गया था उसको आप जुर्रत की एक मिसाल करार दे सकते हैं। आज़म स्वाति को ये ख़त महंगा भी पड़ सकता था। जस्टिस उमर फारूक साहब थोड़ा सा इस ख़त के बाद गुस्से में भी आए थे, ज़रा इश्तियाल में भी आए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप पर काबू रखा। वो इस पर तौहीन अदालत भी जारी कर सकते थे, लेकिन आज़म स्वाति जिस तरीके से कह चुके हैं कि मैं तो मर चुका हूँ। जो बंदा मर चुका है तो उसको फिर दूसरों के हवाले से भी कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि जनरल बाजवा साहब ने जो बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं उनमें से एक गलती उन्होंने ये भी की है कि आज़म स्वाति को उन्होंने ज़िंदा छोड़ दिया है। जो बंदा मर चुका हो, अपने आप को वो डिक्लेयर कर चुका हो कि मैं ज़िंदा लाश हूँ, तो वो इस नौबत तक पहुंचाने वालों के बारे में किस हद तक जा सकता है, ये सोचा ही जा सकता है। उधर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से पंजाब में जो कुछ किया जा रहा था, स्पीकर के ख़िलाफ़, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद लाया जा रहा था, उस तहरीक से, उस अदम एतमाद से मरकज़ी हुकूमत की तरफ से दौड़ें लगा दी गई हैं, क्योंकि इन पर ज़ाहिर हो गया था, इनको यकीन हो गया था इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। मियां नवाज शरीफ की तरफ से अब कहा गया है कि परवेज़ इलाही ने चूँकि एतमाद का वोट लेना है, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून को अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लेनी चाहिए। क्या मियां नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि ये एतमाद का वोट उन्होंने मुस्लिम लीग नून से लेना है? इन्होंने क्या तैयारियां करनी है? इन्होंने तो घर बैठना है। एतमाद का वोट PTI के लोगों ने देना है, काफ लीग के लोगों ने देना है। मियां नवाज शरीफ की तरफ से ये भी कहा गया है कि कारकुन एक तो एतमाद के हवाले से तैयारियां करें और दूसरे नए इंतखाबात की तैयारियां करें। असल उनका पैगाम यही है कि नए इंतखाबात की तैयारियां करें। नए इंतखाबात कब हो रहे हैं? मैं समझ दूँगी नए इंतखाबात मई में हो जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये इशारा कर दिया गया है, तो अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में मई में आम इंतखाबात हो जाएंगे। उसकी एक वजह यह भी है कि इन लोगों से ना मुईशत संभल रही है, ना दहशतगर्दी पर ये काबू पा रहे हैं, और फिर जनरल बाजवा की बाकियात थोड़ी सी रह गई हैं। लेकिन इख्तियारात जनरल बाजवा की बाकियात के पास उस तरीके से नहीं हैं जिस तरीके से जनरल बाजवा साहब के होते हुए थे। जनरल आसिम मुनीर साहब आ गए हैं, उनको सियासत में कतई तौर पर हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सियासी मामलात से ख़ुद को अलग रखना चाहिए। अगर वो सियासी मामलात से ख़ुद को अलग रख लेते हैं तो इन हुक्मरानों का चलना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। उधर MQM की तरफ से जो मुतालबात किए गए थे वो पीपल्स पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है। MQM ने धमकी दी है कि अगर 15 जनवरी तक हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। ये सारी तड़ियाँ हैं, गिद्दड़ भभकियाँ हैं, कुत भौंकियाँ हैं। MQM किसी तौर भी इस हुकूमत से अलग नहीं होगी, क्योंकि अगर वो अलग हो जाते हैं तो उनको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। और आजकल ये मुतहद भी हो रहे हैं, कुछ कुव्वतें इनको मुतहद भी कर रही हैं। जो कुव्वतें इनको मुतहद कर रही हैं वो पाकिस्तान की खैर खा कतई तौर पर नहीं हो सकती। ये आप ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कातलों को, ज़ालिमों को, जाबरों को, अगवाकारों को और पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वालों को
बोरी बंद लाशें सामने लाने वालों को एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं। ये तो एक एक भी अपनी जगह पर जाबर हैं, जालिम हैं, क्या कुछ कर देते हैं, दहशतगर्द हैं। जब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर कराची का नक्शा क्या होगा। एक बार फिर उस दौर में कराची चला जाएगा जब अल्ताफ़ हुसैन के कहने पर हज़ारों लोगों को कत्ल करके उनकी लाशें गलियों में फेंक दी जाती थी, बोरियों में बंद करके फेंक दी जाती थी। तो ये दौर वापस लाने वाले कौन लोग हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।